बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जानी रहमत बिलाखुल सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमी वाले पोर्शन में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी स्किप कर दी थी, जो हम इसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा हमारी रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी फिजियोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है जो हमें सांस लेने में हेल्प कर रहा है। अब सांस जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना, वो किस तरीके से हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह वापस हमारे लंग्स तक आती है और फिर लंग्स से बॉडी से बाहर जाती है, ये तमाम मैकेनिज्म हम डिस्कस करते होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नोज से, नेजल कैविटी से। उसके बाद फेरेंक्स आता है, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम डिवीजन करें तो दो तरह से हम इसकी डिवीजन करते हैं। एक होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है ये मुश्तमिल होती है हमारे नाक और फेरेंक्स पे। अच्छा, जो फेरेंक्स होती है ये कॉमन ओपनिंग होती है हमारी ऑरल कैविटी की और हमारी नेजल कैविटी की। फेरेंक्स आगे डिवाइड होती है दो नालियों में, एक लैरिंक्स में और एक इसोफिगस में। इसोफिगस जो होती है वो हमारी खुराक की नाली होती है और जो लैरिंक्स होती है वो हमारी आगे ट्रैकिया में ओपन होती है, जिसे हम सांस की नाली कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फेरेंक्स जो होती है वो कॉमन ओपनिंग होती है हमारी सांस की और हमारी खुराक की नाली की। लैरिंक्स के ऊपर एक कह लें कि टिश्यू का एक फ्लैप सा मौजूद होता है, एक टिश्यू का एक ढक्कन सा मौजूद होता है जिसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। वो एपिग्लोटस, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो एपिग्लोटस अपने आप को बंद कर देता है ताकि जो खुराक आ रही है हमारे मुंह से वो ईसोफिगस की तरफ जाए, वो आगे सांस की नाली की तरफ ना जाए। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नाक और हमारा फेरेंक्स आता है, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, आगे फिर लंग्स आ जाते हैं हमारे। अच्छा, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर देखा जाए तो सबसे पहले होता है हमारा नोज, नाक के बाद आती है हमारी फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद आ जाती है लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ये लंबी सी नाली होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक राइट लंग की तरफ चली जाती है और दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है, उन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे मजीद स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब ब्रोनक्यूल्स जो है वो लंग्स की दीवारों के पास छोटी छोटी सैक नुमा, थैली नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। वो थैली नुमा स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई कहलाते हैं। अब एल्वियोलाई जो होती हैं ये कहने के थैली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं ब्लड में, और एल्वियोलाई के दरमियान जो है वो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे मुश्तमिल है, नाक, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, आगे एल्वियोलाई और इनके आसपास क्या मौजूद होता है, हमारे लंग्स की वॉल मौजूद होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने फिजियोलॉजी की कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम किस तरीके से करता है। हमने उसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करनी है। रेस्पिरेशन कैसे होती है, हम सांस किस तरीके से लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है ये बेसिकली चार इवेंट्स में मुकम्मल होता है। इसमें चार मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन सिंपल सांस लेने का अमल। ठीक है। फिर आता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, कि हमारी जो एल्वियोलाई हैं, जो हवा की थैलियां हैं हमारे लंग्स के अंदर मौजूद, उसमें और ब्लड के दरमियान में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ जाना। यानी पहले स्टेप में हम सिंपली सांस लेते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन दूसरा स्टेप क्या होता है कि इस स्टेप में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से अपनी कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करती है। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्लड एंड फ्रॉम सेल्स। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि पहले में हमने सिर्फ सांस लिया, दूसरे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से मूव करेंगे, किसके जरिए मूव करेंगे, कौन इन गैसेस को मूव करवाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और रेगुलेशन में इस तमाम मैकेनिज्म को, इस तमाम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन की। पल्मोनरी का लफ्ज जहाँ पे भी आए आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है लंग्स। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। यानी अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है सांस को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, या कह लें हवा को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्विलाई ऑफ लंग्स के एटमॉस्फेयर और से हवा को बॉडी के अंदर लेके जाना, या लंग्स की जो एल्विलाई है वहां से हवा को बॉडी से बाहर निकालना, इसे कहते हैं हम पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। आपको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस अंदर लेके जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। तो हवा का अंदर लेके जाना कहलाता है इंस्पायरेशन, या जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन। जबकि हवा का बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है एक्सपायरेशन, या हमें इसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। अब हम हवा हमेशा वहां मूव करेगी जहां पे प्रेशर कम होगा। जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो हवा हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में, यानी हमारे बॉडी के अंदर मूव करेगी। लेकिन जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा गैसेस का, तो वो गैसेस जो है वो हवा के ज़रिए से हमारे लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएंगे। अब जो हमारी इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, इसका एक कायदा मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से हवा अंदर जा रही है और किस तरीके से हवा बाहर आ रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ एयर, हवा का बॉडी के अंदर लेकर जाना। अब वो जो हवा हम बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं उसमें क्या मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब इंस्पायरेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन से मेन मसल्स हैं जो काम करते हैं? तो बॉडी में मौजूद होते हैं एक तो इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिब्स के जो मसल्स होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल का लफ्ज जहाँ पे भी है आपको पता होना चाहिए, हमारे रिब्स के मसल्स, ठीक है। अब इंटरकोस्टल मसल्स भी दो तरह के होते हैं, जो बाहर की साइड पे रिब्स पे मौजूद होंगे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होंगे, और जो रिब्स के इनर साइड पे मौजूद होंगे वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। दूसरा जो मसल इन्वॉल्व होता है हमारी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में वो होता है डायफ्राम। अब जो डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के नीचे, पसलियों के नीचे, ये कुछ इस तरीके का डोम लाइक, यानी गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, एक मसल होते हैं जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। अब इंस्पायरेशन कैसे होगी? जब इंस्पायरेशन होती है ना तो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये जो डोम नुमा इसका स्ट्रक्चर था, ये जो इसका गुंबद नुमा स्ट्रक्चर था, ये अपने आप को थोड़ा सीधा कर लेता है। ये मतलब कह लें कि ज्यादा गुंबद नुमा नहीं होता, थोड़ा अपने आप को नीचे की तरफ फ्लैट कर लेता है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी जो शेप होगी वो लेस डोम लाइक होगी, यानी कम उसके अंदर, यानी ऊपर जो की तरफ जो उभार होगा ना, जैसे ये देखें इस डायग्राम में यहाँ पे डायफ्राम का उभार ऊपर की साइड पे ज्यादा है। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं ना तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उभार ये कम हो जाता है। जब उभार कम होता है तो हमारे जो पसलियों के बाहर की साइड पे जो मसल्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पसलियों को बाहर की साइड पे खींचते हैं। जब पसलियों को बाहर की साइड पे खींचते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, हमारी जो सीने के अंदर खुला है, जो कैविटी है उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स फैल जाते हैं क्योंकि उनको जगह ज़्यादा मिल रही है। जब लंग्स फैल जाते हैं तो हवा जो होती है बाहर से अंदर की साइड पे मूव करती है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, जिसकी वजह से लंग्स के फैलने की वजह से हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो हवा हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज क्यों होगा? रिब्स बाहर मूव कर जाएंगी, रिब्स बाहर मूव करेंगे, लंग्स फैल जाएंगे, लंग्स फैलेंगे तो हवा बाहर से हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी। सेकेंड चीज होती है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है हवा को बॉडी से बाहर निकालना। कौन सी हवा? इस हवा में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। अब होता क्या है कि हमारा जो डायफ्राम पहले इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो रिलैक्स हो जाएगा, वो मोर डोम लाइक बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा आ जाएगा, इस तरीके से उभार ज्यादा आ जाएगा। जब डायफ्राम ऊपर की साइड पे मूव करेगा तो हमारे जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी जो रिब्स के अंदर मसल्स मौजूद थे, वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो रिब्स को अंदर की साइड पे मूव करेंगे। जब रिब्स अंदर की साइड पे मूव करेंगी तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होगी उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से जो लंग्स में हवा होगी, लंग्स का सरफेस एरिया भी कम हो गया। लंग्स में जो हवा होगी वो किस में मूव कर जाएगी? हमारे एनवायरनमेंट में मूव कर जाएगी। ये था सिंपल पल्मोनरी वेंटिलेशन की, हवा किस तरह बॉडी के अंदर आती है और किस तरह बॉडी के बाहर जाती है। अब पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं कुछ,
कि हमारे लंग्स में हवा का वॉल्यूम कितना होता है जब हम सांस बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या बाहर लेके जाते हैं। तो एक इंस्पायरेशन के दौरान यानी सांस अंदर लेके जाने के दौरान हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो होता है 2800 ml। एक्सपायरेशन के दौरान 2300 ml होता है लंग्स वॉल्यूम। और एक्सपायरेशन जब हम एयर को एक्सपायर कर देते हैं तो उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम रह जाता है। तो जितनी हमने एयर अंदर ली थी और जितनी हमने एयर बाहर निकाली थी, तो अंदर लेके जाने वाली हवा में से जब हम एक्सपायरेशन की एयर को माइनस करेंगे तो 500 ml हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 500 ml जो है वो हमारा लंग्स वॉल्यूम होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब कुछ वॉल्यूम्स दिए गए हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक नॉर्मल सांस के दौरान हम कितनी हवा बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और कितनी हवा बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इंस्पायरेशन का वॉल्यूम 2800 ml होता है और एक्सपायरेशन का 2300। तो इसको जब माइनस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 500 ml। यानी हम एक नॉर्मल सांस के दौरान 500 ml हवा अंदर लेके जाते हैं और 500 ml हवा बाहर निकालते हैं। दूसरा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि जब हम एक कहने के लंबी सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा हवा हमारी बॉडी में जाती है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि जो हम एक बार हमने एक लंबी सांस खींची, लंबी सांस खींचने के बाद एक लंबी सांस बाहर निकाली, उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व रिवर्स वॉल्यूम, सॉरी सॉरी रिवर्स वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 1100 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं कि एक बार लंबी सांस बाहर निकालने के बाद जितनी हवा हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फिर आती है पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी से मुराद है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा हमारी लंग्स के वॉल्यूम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, सम अप करते हैं, तो उसके नतीजे में जो कैपेसिटी आती है लंग्स की अपने अंदर हवा को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं हम पल्मोनरी कैपेसिटी। अब पल्मोनरी कैपेसिटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी नाम से ज़ाहिर है, इंस्पायरेशन हवा को अंदर लेके जाना। तो लंग्स की टोटल एबिलिटी जो हवा को अंदर लेके जाने की है उसे कहते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमने कहा वॉल्यूम को सम करने से आती है। तो हमारे पास जो दो तरह के वॉल्यूम थे जिसमें हवा बॉडी के अंदर जा रही थी, एक टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 3500 ml जो है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आती है। यानी हमारे लंग्स की जो टोटल सांस को अंदर लेके जाने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 3500 ml है। फिर आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जब हम एक सांस बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो हमारी एयर लंग्स के अंदर रह जाती है एट द एंड, तो उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम किसका सम अप है, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि जो सांस निकालने के बाद, नॉर्मल ब्रीथ बाहर निकालने के बाद जो हवा लंग में रह गई है, तो जाहिर सी बात है जो रह गई थी वो रिजर्व वॉल्यूम थी, रिवर्स रेजिडुअल वॉल्यूम थी। और एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम को जब हम सम अप करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल जो आ जाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कहते हैं गहरा सांस अंदर लेके जाने के बाद जब हम एक गहरा सांस बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसे के नतीजे में जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी जो है वो हमारा सम होता है टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम का। क्योंकि हमने कहा कि एक गहरा सांस लेने के बाद जो हम एक गहरा सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आती है जो होती है 4600 ml। नेक्स्ट आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनकी वो पॉसिबल इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम रेस्पिरेशन जितनी हमारे लंग्स करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रहता है मैक्सिमम रेस्पिरेशन के बाद, उन तमाम के सम को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें जितने भी हमारे वॉल्यूम्स आए होते हैं उन सबको अगर हम सम अप करें तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आती है। जैसे इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको सब हम सम अप करेंगे तो हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी आ जाती है जो कि 5800 ml होती है। अब वाइटल कैपेसिटी पे कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, या हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, या जेंडर के हिसाब से या एज के हिसाब से हमारी वाइटल कैपेसिटी कैसे चेंज होती है। तो एज के हिसाब से जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो बच्चों में और बूढ़े लोगों में कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल
एडल्ट पर्सनस। जेंडर की बात करें तो फीमेल में मेल की निस्बत 20% जो है वो वाइटल कैपेसिटी कम होती है। हाइट, जैसे जैसे जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनकी वाइटल कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज से वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। पोजीशन अगर खड़े हुए हैं तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लेटे हैं या बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं, स्लीपिंग पोजीशन में है, तो उस केस में हमारी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के केस में भी वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड मैकेनिज्म आता है हमारा रेस्पिरेशन का, वो होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के। डिफ्यूजन का वैसे अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से अपने कम कंसंट्रेशन वाले, यानी अपने ज़्यादा अमाउंट वाले इलाके से अपने कम अमाउंट वाले इलाके की तरफ मूव करना। अब यहाँ पे हम बात करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की से मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जो हमारे लंग्स के आसपास मौजूद है, उससे डिफ्यूज करती हैं अपने ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ, ठीक है। अब किस तरीके से, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करती है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है वहां से ये मूव करती है वहां जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। अब अगर हम बात करें तो हमारी जो कह लें कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, या जो हमारी ऑक्सीजन मूव कहाँ कहाँ से करती है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन हम सांस के जरिए से लेते हैं, वो हमारी ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंकाई से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से आती है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से उस ऑक्सीजन ने जाना है हमारी ब्लड में, ठीक है। तो हमारे लंग्स के आसपास मौजूद होती हैं कैपिलरीज। तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, यानी जो प्रेशर ऑक्सीजन का मौजूद है एल्वियोलाई में, उसकी अमाउंट होती है 104 मिलीमीटर मरकरी, 104 मिलीमीटर मरकरी। जब ये हमारी कैपिलरीज में मूव करती है तो कैपिलरीज में इसका प्रेशर हो जाता है 95 मिलीमीटर मरकरी, यानी एल्विलाई में 104 था प्रेशर, और जो कैपिलरीज थी उसमें 95 मिलीमीटर मरकरी था। तो ऑक्सीजन जो है, जाहिर सी बात है एल्विलाई में प्रेशर ज्यादा है, तो एल्विलाई से कहाँ पे मूव करेगी, कैपिलरीज में मूव करेगी। अब जब कैपिलरीज में आ जाती है तो कैपिलरीज के बाद ऑक्सीजन ने जाना होता है ब्लड के जरिए से हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं, हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो हमारी कैपिलरीज में 95 होता है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है 40। तो ऑक्सीजन अपने ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम की तरफ मूव करेगी, यानी कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कर जाएगी। फिर अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन ने मूव करना होता है हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज की तरफ। सेल में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 23 मिलीमीटर मरकरी। तो ऑक्सीजन फिर क्या करती है, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जहाँ पे 40 मिलीमीटर मरकरी था उसका प्रेशर, वहां से हमारे सेल में मूव कर जाती है, ठीक है। तो देखें, ऑक्सीजन अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कहाँ पे हुई, कम कंसंट्रेशन वाले इलाके से, यानी एल्वियोलाई से गई कैपिलरीज में, कैपिलरीज से गई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गई हमारे सेल में। अब अगली बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऑक्सीजन के ऑपोजिट चलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन हमारे सेल इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके नतीजे में हमारे सेल्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव करनी होती है, तो जिस रास्ते के जरिए से ऑक्सीजन आई है उन रास्तों के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस होगा, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां से कम की तरफ जाएंगे। अब सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, एल्वियोलाई में कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एल्वियोलाई की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल से जाना है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 46, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है 45। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जब जाएगी तो कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में मूव कर जाएगी। अब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है 45 और एल्वियोलाई में होता है 40। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से हमारे एल्वियोलाई में मूव करेगी, और एल्वियोलाई से फिर आगे हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई और ट्रैकिया के बाद फिर हमारी सांस के जरिए बॉडी से बाहर मूव कर जाएगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से, जो हमारे लंग्स के आसपास मेम्ब्रेन मौजूद है उससे गैसेस की डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है। तो थिकनेस, जितनी ज़्यादा हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, मोटाई होगी, उतनी कम डिफ्यूजन होगी, क्योंकि मोटाई ज़्यादा होगी गैसेस को पास करने के लिए।
उस ज़्यादा थिकनेस वाले इलाके को कवर करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा उतनी कम होगी, जितनी कम थिकनेस होगी डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है हमारी डिफ्यूजन, वो होता है सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब गैसेस को मूव करने के लिए सरफेस ज़्यादा मिल रही है, तो गैसेस ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा मूव करेंगी, तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। नेक्स्ट आता है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी गैसेस की डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा गैसेस की डिफ्यूजन होगी, जितना कम प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी कम गैसेस की डिफ्यूजन होगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप है। यानी हमारी सांस हमने ले लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन, हमेशा हमने ये भी बात कर ली कि गैसेस हमेशा अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करती हैं। अब ये जो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव कर रही है, इन्हें मूव करवाने के लिए भी तो कोई चीज़ होगी ना, किसके जरिए ये मूव कर रही है। डिफ्यूजन में बेसिकली हमने रास्ता देख लिया कि इस रास्ते से गैसेस मूव कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि किसके जरिए मूव कर रही हैं, कौन इनकी हेल्प कर रहा है मूव करने में। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमेशा सेल से सॉरी हम ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी होती है, सेल्स की और हमारे ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, तो ऑक्सीजन हमेशा हमारे लंग्स से हमारे सेल की तरफ मूव करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से हमारे लंग्स की तरफ मूव करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक वेस्ट मटेरियल होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन ने मूव करना होता है, हम सांस के जरिए से हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन जाती है हमारे एल्विलाई से। अब एल्विलाई से ऑक्सीजन ने जाना है हमारे टिश्यूज में। अब टिश्यूज में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दो तरह से हल होके जाती है, एक होती है फिजिकल फॉर्म में और एक होती है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में सिंपली क्या करेगी, ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसके अंदर डिसॉल्व होगी, हल होगी, और फिर ये क्या करेगी, हमारे उन बॉडी पार्ट्स तक जाएगी जहां उन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। लेकिन सिर्फ 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर हल होके हमारी बॉडी तक पार्ट तक जाती है। बाकी की जो 95% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जाती है। अब हीमोग्लोबिन के साथ यानी प्लाज्मा के अंदर जो डिसॉल्व हो रही है ना, अगर 100 ml प्लाज्मा है तो उसमें सिर्फ 0.3 ml ऑक्सीजन जो है वो हल होके हमारे बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन तक जाती है। लेकिन जो मेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट में मुश्तमिल होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या होता है, आयरन पार्ट, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन पार्ट। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में आती है तो ये ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ कंबाइन करती है और बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर जाती है हमारे बॉडी पार्ट में और टिश्यूज के पास जाके वहां से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ हट जाती है। तकरीबन 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जाती है। फिर आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, या प्लाज्मा में हल होके या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके। कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से बाइंड होती है, तीन तरह से मूव करती है। एक सिंपली ऑक्सीजन में सॉरी प्लाज्मा में हल होके, दूसरा हीमोग्लोबिन के जरिए, तीसरा बाइकार्बोनेट्स के जरिए। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजोल्व फॉर्म में। डिजोल्व फॉर्म में सिंपली जो हमारे टिश्यूज ने, हमारे सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी वो हमारे प्लाज्मा में हल होगी और हमारे लंग्स की तरफ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस मेथड के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंड बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, तकरीबन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में मूव करती है हमारे प्लाज्मा के अंदर। अब किस तरीके से कि हमारे प्लाज्मा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे रेड ब्लड सेल में आती है। रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है तकरीबन 65% वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल में वाटर है उसके साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन के नतीजे में ये बना देती है कार्बोनिक एसिड। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है, इस कार्बोनिक एसिड की कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है और ये बना देते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन और साथ में बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, ये हमारे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं हमारे लंग्स की तरफ, और वहां से जो है वो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव करवाते हैं। ठीक है, अब जब एक बार ये बाइकार्बोनेट बन गया तो ये बाइकार्बोनेट फिर आरबीसी से निकल के हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल रहे हैं तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव साइन को मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो तरीके से रेड ब्लड सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रखने के लिए बाइकार्बोनेट का बाहर मूव करना और क्लोराइड आयन का अंदर की साइड पे रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करना, इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना।
ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मूव करी है कैसे? रेड ब्लड सेल में जाती है, रेड ब्लड सेल में वाटर के साथ कंबाइन करके बाहर कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन के नतीजे में बाइकार्बोनेट बनता है। और वो बाइकार्बोनेट फिर जो है वो रेड ब्लड सेल को छोड़ के प्लाज्मा में आता है, और प्लाज्मा फिर इस बाइकार्बोनेट को लेके हमारे लंग्स की साइड पे चली जाती है। तीसरा जो स्टेप होता है तीसरा जो मेथड होता है ट्रांसपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की, वो होता है कार्ब अमाइनो कंपाउंड की फॉर्म में। 23% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है, इसके अलावा प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन के साथ बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के, उससे हम कार्ब हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो जो प्लाज्मा में प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करेंगे तो उसे कार्ब अमाइनो प्रोटीन कहेंगे। अब कार्ब हीमोग्लोबिन और कार्ब अमाइनो प्रोटीन को कलेक्टिवली मिला के हम कहते हैं कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो कार्ब अमाइनो कंपाउंड्स हैं, ये जाते हैं हमारे एल्व्यूलाई की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उनसे रिलीज होती है एल्व्यूलाई के पास जाके, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव कर दी जाती है। तो तीन तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो रही थी। एक प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके, दूसरा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और तीसरा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके। अब ये तो हो गया हमारा, सांस भी अंदर चलेगी बाहर निकाली, डिफ्यूजन भी होगी कि किन रास्तों के जरिए से जाती हैं, और ट्रांसपोर्ट भी होगी कि कौन कौन सी चीजें इन चीजों की ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इस तमाम मैकेनिज्म को कोई चीज कंट्रोल भी तो कर रही है ना, कोई चीज मेंटेन भी तो कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सांस को, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होते हैं नर्वस रेगुलेशन और दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन नाम से जाहिर है हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा, और केमिकल रेगुलेशन में केमिकल्स कंट्रोल करेंगे। नर्वस रेगुलेशन में अगर बात करें तो हमारे जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है एक पार्ट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मुश्तमिल होता है हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन पे, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स जो होते हैं ये हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा होते हैं। अब हमारी जो नर्वस रेगुलेशन है, हमारी जो रेस्पिरेटरी एरिया है जो कंट्रोल करता है हमारे सांस लेने को ब्रेन के अंदर, वो मौजूद होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स में। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा के दो पार्ट ऐसे हैं जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का होता है ना, ये जनरेट करता है इंस्पायरेटरी सिग्नल, यानी सांस के जो अंदर लेके जाने के जो सिग्नल है, जो स्टिमुलाई है, ये उसको जनरेट करता है। जब वो जनरेट होता है तो इंस्पायरेशन होती है। जबकि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है, ये जनरेट करता है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों किस्म के सिग्नल जनरेट करता है। अब दोनों किस्म के सिग्नल जनरेट करेगा तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन भी करवाएगा और एक्सपायरेशन भी करवाएगा। पॉन्स की बात करें तो पॉन्स में भी दो पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एक होता है निमोटेक्सिक सेंटर और दूसरा होता है एपनियोस्टिक सेंटर। जो निमोटेक्सिक सेंटर होता है ये पॉन्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जो एपनियोस्टिक सेंटर होता है ये पॉन्स का नीचे वाला हिस्सा होता है। निमोटेक्सिक सेंटर क्या करता है कि जो हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं ना, सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ ही सांस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अंदर उसको बाहर नहीं निकाल रहे, नहीं। हम एक हद तक सांस जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं, हम इंस्पायरेशन एक हद तक कर सकते हैं। तो वो एक हद तक जो हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं वो कौन करवा रहा है, हमारा निमोटेक्सिक सेंटर करवा रहा है, ठीक है, जो हमारी इंस्पायरेशन को क्या करता है, लिमिट करता है। एक हद तक हमें इंस्पायरेशन करने देता है, उसके बाद मजीद इंस्पायरेशन नहीं करने देता। जबकि एपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिग्नल को इंक्रीज करता है कि इंस्पायरेशन को जो है ये प्रमोट करता है, कह लें कि इसने भी इंस्पायरेशन करवानी होती है। आपने एक चीज याद रखनी है कि पोन्स और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में सिर्फ निमोटेक्सिक सेंटर ऐसा है जो इंस्पायरेशन को लिमिट करता है, बाकी तमाम सेंटर जो है वो इंस्पायरेशन को प्रमोट करते हैं। सेकेंड रेगुलेशन आती है केमिकल रेगुलेशन, केमिकल मैकेनिज्म। अब केमिकल रेगुलेशन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। जो मेन केमिकल होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन, एच पॉजिटिव आयन, ये कंट्रोल करता है। अब ये क्या करता है, जब हमें रेस्पिरेशन करनी होती है ना, सांस लेना होता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो स्टिमुलस देता है ना, जो मैसेज देता है, वो हमारा प्रोटॉन देता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन एक मसला ये आता है कि जो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मेन सेंटर है वो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, जिसके साथ जाके हमारे केमिकल ने बाइंड करना है और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, वो हमारे ब्रेन में मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन जो प्रोटॉन होता है ये मेन हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये प्रोटॉन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे ब्रेन के आसपास एक बैरियर मौजूद है जो तमाम चीज़ों को अंदर मूव नहीं करने देता, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही मूव करने देता है। तो हमारा प्रोटॉन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो फ्लूइड मौजूद है, उसको ये क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन
क्या करना है इसने, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए स्टिमुलस तो इसी ने देना है। लेकिन अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा तो कैसे ये हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा? तो इसकी मदद करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाता है और सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी क्रॉस कर जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाता है हमारे ब्लड में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। ये कार्बोनिक एसिड फिर टूट के बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये वहां पे जाके वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड की ब्रेक डाउन होगी और बाइकार्बोनेट और साथ में प्रोटॉन बनेंगे। अब ये जो प्रोटॉन बन गया है ना, ये प्रोटॉन फिर जाके हमारे ब्रेन के अंदर जो कीमो सेंसिटिव एरिया था ना, जिसको जाके इसने स्टिमुलेट करना था और जिसने हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना था, ये जाके उसको स्टिमुलेट कर देगा कीमो सेंसिटिव एरिया को। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि जो मेन हमारा केमिकल है हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए वो प्रोटॉन है। लेकिन बजाते खुद प्रोटॉन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उतनी ज्यादा जो है प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलेट होगी। इसके अलावा जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उन्होंने कहा है उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो ज़्यादा कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर इफेक्ट करती है प्रोटॉन जनरेट करके। अब हमारी रेस्पिरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पढ़ लिया कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। दूसरा आता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम हवा बाहर निकालते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उस दौरान एक लार्ज अमाउंट में जो हीट होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है और इस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तीसरा फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करना। चूंकि हमारी रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बॉडी में मेंटेन कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था कि बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड भी बना रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के नतीजे में हम वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कार्डियक आउटपुट, जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी उतना ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे दिल की तरफ आएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड दिल की तरफ आएगा उतनी ज़्यादा जो दिल की एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। कार्डियक आउटपुट, जो दिल की एक्टिविटी है, जो दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उतना ज़्यादा मोर रेस्पिरेशन मोर कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है इनहेलेशन के दौरान और ज़्यादा होता है एक्सपायरेशन के दौरान। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे खांसी हो गया, स्नीजिंग छींकना हो गया या स्वेलिंग वगैरह है, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत से जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है, जैसे अमोनिया हो गया और कीटोन बॉडीज वगैरह हो गए। तो ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी जो रेस्पिरेशन के जरिए से, सांस के जरिए से बॉडी से बाहर मूव करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।